वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 10 को समझने जा रहे हैं। वो है प्रकाश का परावर्तन। आज हम रिफ्लेक्शन को पूरी तरह से समझेंगे। ये क्लास 12th में भी है, तो 12th के विद्यार्थी भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आज हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो हमारा बेसिक टॉपिक है। परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, प्रतिबिंब रचना के नियम। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब किस तरह से बनते हैं, किन नियमों से बनते हैं, वो समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तभी आप अवतल दर्पण की ये जो 6 स्थितियां हैं, इनमें बनने वाले प्रतिबिंबों की रचना को समझ पाएंगे। और हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना और दर्पणों के उपयोग। ये पूरा चैप्टर रहेगा। तो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में परावर्तन समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, प्रकाश या लाइट है क्या कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और परावर्तन के बाद जब हमारी आंख में पहुंचता है तो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। यानी प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं या जब वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। यहाँ से ये प्रकाश इस वस्तु पर पड़ता है और इस वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में पहुंचता है, तो वो वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पर बनता है और मस्तिष्क को जो सीधा अनुभव करता है तो वो हमें वस्तु दिखाई देती है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होकर उससे परावर्तन के बाद हमें आंख में पहुंचता है तो वस्तुएं हमें दिखती हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे तारों का चमकना। सामान्य रूप से हम इन घटनाओं को देखते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। बहुत सारी घटनाएं हमने जीवन में देखी हैं। छाया का बनना, इंद्रधनुष का बनना और दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना, ये सारी घटनाएं बड़ी आश्चर्यजनक हैं। ये हमारे और हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। यही फिजिक्स है। देखिए, ये प्रकाश किसी दर्पण पर इस छात्र के द्वारा डाला गया है और ये लौट के यहाँ जा रहा है। तो ये जो घटनाएं हैं ये हमारे लिए ये कौतूहल पैदा करती हैं कि आखिर इसका कारण क्या है, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, परावर्तन कैसे होता है। तो हम परावर्तन को समझते हैं। इन सारी चीज़ों का उत्तर ढूंढने का आज प्रयास करेंगे। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना, प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। जैसे समतल दर्पण पर जब प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो वे उसी माध्यम में लौट जाती हैं। यदि ये प्रकाश की किरण इस दर्पण पर पड़ रही है तो ये पूरी की पूरी प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी। इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। मान लीजिए ये समतल दर्पण है Mn, इस पर जो किरण पड़ती है, आपतित होती है, जो पड़ती है उसको कहते हैं आपतित किरण, और ये इससे परावर्तित होती है, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। ये बीच में आपतन बिंदु पर OC अभिलंब है। तब इसके 2 नियम होते हैं। ये जो कोण है ये क्या है? आपतित किरण है। ये क्या है? अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण। और परावर्तित किरण ये है OB। परावर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन कोण। ये दोनों बराबर होते हैं। पहला नियम ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। I=R। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में हुई। ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। दिख रहे हैं आपको, एक ही समतल में होते हैं। तो ये सारी चीजें, ये 2 परावर्तन के नियम आप नोट कर लें अपनी कॉपी में। अब हम गोलीय दर्पण की बात करते हैं। देखिए, कांच की यदि एक बॉल हो और उसके ऊपरी हिस्से को हम काट दें, एक खोखली बाल है, आप मान लीजिए, सपोज कर लीजिए रबर की बाल है, रबर की बाल को ऊपर से काटेंगे तो एक कटोरी आपको मिल जाएगी। इसी तरह से कांच की एक बॉल हो, उसको ऊपर से आप कट कर दें, किसी भी साइड से आप कट कर दें तो आपको उथली एक कटोरी मिल जाएगी। उस कटोरी के एक सिरे पर यदि पॉलिश कर दी जाए, कलई कर दी जाए, तो दूसरा सिरा यानी दूसरा सरफेस, दूसरा पृष्ठ प्रकाश का परावर्तन करने लगता है।
इस प्रकार बने दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उनको गोलीय दर्पण कहते हैं। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या है? जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ या अंदर की ओर वक्रित होता है। आपने एक स्पून को देखा है, स्पून का गहरा जो क्षेत्र रहता है, जो दबा हुआ क्षेत्र है, उससे यदि परावर्तन हो रहा है तो वो अवतल है, और उभरे हुए पृष्ठ से यदि परावर्तन हो रहा है तो वो उत्तल है। ये देखिए अवतल दर्पण है, इसमें परावर्तन इस तरफ से होता है, इस सरफेस से होता है परावर्तन, इस सरफेस से, और यहां पर पॉलिश रहती है। उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ या बाहर की ओर वक्रित होता है, यानी परावर्तन उभरे हुए सतह से होगा। ये इसका परावर्तक पृष्ठ ये नहीं है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है। यहां से प्रकाश की किरण आएगी और यहां चली जाएगी। ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, उभरे हुए पृष्ठ से। गाड़ी के साइड मिरर में जो दर्पण लगा रहता है, यदि उस पर हाथ फेर कर देखें, आप हाथ घुमाएं तो आपको उठा हुआ हिस्सा दिखेगा, उभरा हुआ हिस्सा दिखेगा, तो वो उत्तल दर्पण है। और टार्च की कटोरी जो अंदर होती है वो गहरे हुए सतह से परावर्तन होता है, दबे हुए पृष्ठ से परावर्तन होता है, यानी पॉलिश उभरे हुए पृष्ठ पर होती है, वो अवतल दर्पण है। जैसे इस स्पून को आप देखें, इस चम्मच को देखें, तो ये जो साइड है, ये यदि परावर्तन दबी हुई सतह से हो रहा है और पॉलिश उभरी हुई सतह पर है, तो ये क्या है? ये अवतल दर्पण है। ये कॉनकेव साइड है इसकी, स्पून की, इसको कहते हैं अवतल। इस प्रकार का दर्पण जिसमें गहरी हुई सतह से परावर्तन होता है, और ये जो इसकी उभरी हुई सतह है, ये कॉन्वेक्स साइड है, इसको हम कहते हैं उत्तल। तो उत्तल दर्पण यानी परावर्तन उभरी हुई सतह से हो, उठा हुआ हो दर्पण, ये उत्तल कहलाता है, कॉन्वेक्स, और ये कॉनकेव। अब हम इसमें समझने का प्रयास करते हैं। कुछ चीजें आपको नियम समझने से पहले प्रतिबिंब रचना के गोलीय दर्पण में कुछ चीजों की परिभाषा समझनी पड़ेगी, कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे। तो यहां ये अवतल दर्पण है जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, और ये उत्तल दर्पण है जिसमें परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है। सबसे पहले यहां जो पॉइंट रहता है इसको कहते हैं दर्पण का ध्रुव। परावर्तक तल का मध्य बिंदु होता है, उसको कहते हैं ध्रुव। अभी आप पहले इनके नाम समझ लें, उसके बाद हम इनकी डेफिनेशन पे जाएंगे। सी कहलाता है दर्पण का वक्रता केंद्र। ये एक गोला है, इस गोले से इसको काटा गया है दर्पण को, तो इस गोले के केंद्र को, जिसका दर्पण एक भाग है, उसको कहते हैं इसका वक्रता केंद्र। XY दर्पण का द्वारक होता है। ये वृत्ताकार जो सीमा होती है दर्पण की, दर्पण यदि ऐसा रखा होगा तो उसकी वृत्ताकार सीमा होगी, उस सीमा के व्यास को, वृत्ताकार सीमा के व्यास को हम कहते हैं उसका द्वारक, एपार्चर। PC मुख्य अक्ष है, P और C को मिलाकर जाने वाली रेखा ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, और PC ही वक्रता त्रिज्या है। P और C को मिलाने वाली रेखा जो आगे तक जाएगी वो उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसे एक्स अक्ष को हम मानते हैं। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, कैपिटल R। यानी उस गोले की त्रिज्या जिसमें से काट के इन दर्पणों को बनाया गया है वो कहलाती है उसकी वक्रता त्रिज्या। अब इनकी डेफिनेशन पे बात करते हैं, परिभाषा। ये जो हमने उत्तल और अवतल दर्पण के मुख्य बिंदु अभी पढ़े, तो दर्पण का ध्रुव मैंने क्या बताया? गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, जो बीच का बिंदु होता है, उसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इंग्लिश में से पोल कहते हैं, इसलिए P से इसको शो करते हैं। दूसरा दर्पण का द्वारक, जो कि XY आपको इन दोनों दर्पणों में दिख रहा है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तीसरा वक्रता केंद्र C, मैंने अभी आपको बताया, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं जिसका दर्पण एक भाग है, यानी जिसमें से काट के दर्पण को बनाया गया है। नेक्स्ट, वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, यहां से लेके यहां तक की दूरी, P से लेके C तक की दूरी, उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये कैपिटल R होती है, लिहाजा PC बराबर क्या होगा? R होगा। मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा, ये जो मिलाकर रेखा जाती है ये अक्ष माना जाता है, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस।
अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को समझने जा रहे हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। फोकस क्या होता है? देखिए, ये अवतल दर्पण है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है और इस वाले पृष्ठ पर पॉलिश है। फोकस को किस तरह से परिभाषित करते हैं? मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरणें आती हैं, ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही हैं, पीसी, ये जो रेखा जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से होकर जाती हैं, उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। या हम यूं कहें, उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ ये है, इस तरफ वाला ये परावर्तक पृष्ठ है और पॉलिश अंदर की सतह पर है। तो इसमें मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती प्रतीत होती हैं। ये पीछे बढ़ाने पर यहां मिलेंगी एक पॉइंट पर, इसको कहते हैं फोकस। तो अवतल दर्पण में वास्तव में जाती हैं परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर, उत्तल दर्पण में ये यहां से आती प्रतीत होती हैं। अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है और ये फैलाता है। एक बिंदु से ऐसा लगता है कि प्रकाश की किरणें फैलती हैं। तो ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट की बात है। तो ये मुख्य फोकस की परिभाषा हुई। हम इसको पढ़ लेते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या अवतल दर्पण में, या जिस बिंदु से आती प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में, उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। तो अवतल दर्पण का फोकस दाहिने हाथ तरफ होता है और उत्तल दर्पण का फोकस बाएं हाथ तरफ पर होता है। इसी आधार पर इसकी फोकस दूरी निर्धारित होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी क्या होती है? दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को, मुख्य फोकस तक की दूरी को उसकी फोकस दूरी कहते हैं। एक बात याद रखें, F बराबर होता है R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या यूं कहें कि वक्रता त्रिज्या R फोकस दूरी की दुगनी होती है। हम इसको लिख सकते हैं R=2f। ये सवालों में बहुत काम आती है, न्यूमेरिकल जब आप करते हैं। 12th में तो इसका डेरिवेशन है, 10th में आपको इतना याद रखना है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको 20 दी है और कहा है उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे? वक्रता त्रिज्या 20 दी है तो 20 में आप 2 का भाग दे देंगे, 2 तो 10 फोकस दूरी आ जाएगी। उसकी फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? 10 मीटर। तो इस तरह से आप फोकस दूरी निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम अगली बात करते हैं। ये मैं बात कर रहा था गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम। जब तक हम ये 4 नियम नहीं समझेंगे, हमें प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाना नहीं आएगा। अवतल दर्पण में 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं, तो उसके लिए नियम हैं, और इन नियमों में से केवल 2 किरणों को हमें लेना पर्याप्त होता है। पहला नियम देखिएगा, अभी आपने परिभाषा पढ़ी है फोकस की, ये अवतल दर्पण है, ये रेड कलर से मैंने इसका पॉलिश शो कर दिया है, ये कलई है इस पर, और ये इसका परावर्तिक पृष्ठ है। पहला नियम, जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है या फोकस से आती प्रतीत होती है। ये देखिए, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से आती प्रतीत होती है। ये उत्तल दर्पण का डायग्राम है और ये अवतल दर्पण का है। ये मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तन के बाद ऐसी जाएगी, लेकिन आती प्रतीत होती है फोकस से। तो ये पहला नियम है। जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, किसमें? अवतल दर्पण में, या फोकस से आती प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। यह हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम इसी पहले नियम का उल्टा है। जो किरण मुख्य फोकस से होकर या मुख्य फोकस की दिशा में दर्पण पर आपतित होती है, मुख्य फोकस से होकर अवतल दर्पण में और मुख्य फोकस की दिशा में उत्तल दर्पण में, वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती। देखिए, पहले नियम में हमने पढ़ा था कि जो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो फोकस से जाती है। अब जो फोकस से आती है वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये देखिए, फोकस से आती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। यहाँ फोकस की दिशा में ये प्रकाश की किरण आ रही है,
ये फोकस है फोकस की दिशा में, तो ये परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर अवतल दर्पण में या वक्रता केंद्र की ओर आपतित होती है उत्तल दर्पण में, तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। यानी वक्रता केंद्र की ओर जो प्रकाश की किरण आपतित होगी वो परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस चली जाएगी। देखिए अवतल दर्पण में हम पहले देखते हैं, ये वक्रता केंद्र से दर्पण पर आपतित हो रही है, तो ये परावर्तन के बाद वापस लौट जाएगी। यहाँ उत्तल दर्पण में ये वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो रही है, ये परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ये तीसरा नियम है। और चौथा नियम ये है कि जो किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, तिर्यक रूप से आपतित होती है, वह परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती हुई तिर्यक दिशा में परावर्तित हो जाती है। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हुए सीधी सीधी परावर्तित हो जाएगी। पी पर यदि ये आएगी, ये पी है ध्रुव पर, तो ये इस तरफ समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। यहाँ ये आपतन कोण बनेगा आई और यहाँ बनेगा परावर्तन कोण, ये दोनों बराबर होंगे। यानी परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए तिर्यक दिशा में परावर्तित हो जाती है। अब हम उत्तल दर्पण में देखते हैं, कॉन्वेक्स में देखते हैं। ये देखिए पी पर आएगी तो ये परावर्तन के बाद ऐसी चली जाएगी। ये प्रतिबिंब रचना के 4 नियम हैं। किसी भी बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 2 किरणें लेना है, 2 नियमों का उपयोग करना है। परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी या जिस बिंदु पर मिलेंगी या पीछे बढ़ाने पर जिस बिंदु पर मिलेंगी, वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब को समझ लेते हैं, क्या है इमेज, क्या है। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, अपवर्तन को हम आगे पढ़ेंगे, मिलती हैं या जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है पीछे बढ़ाने पर, तो उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए केवल 2 किरणों का लेना पर्याप्त होता है, जैसा कि मैंने बता दिया। अब प्रतिबिंब 2 तरह के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, परावर्तन के बाद वो एक दूसरे को काटें किसी बिंदु पर या एक बिंदु पर मिलें, तो उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। ये वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, स्क्रीन पर आप ले सकते हैं। अवतल दर्पण में 5 इमेज वास्तविक बनती हैं, केवल एक कंडीशन में इमेज आभासी बनती है, जो कि दर्पण के अंदर बनती है, वो हम आगे बात करेंगे। आभासी प्रतिबिंब, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद पीछे बढ़ाने पर किसी बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु से आती प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज है। ये सीधा बनता है हमेशा वस्तु के सापेक्ष और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक और आभासी का पहचान ये है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनेगा। चलिए आप देखते हैं जो हमारा मेन है कॉन्सेप्ट के अवतल दर्पण की 6 स्थितियों में किस तरह से प्रतिबिंब बनते हैं। किरण आरेख आपको बनाने आते हैं। पहली स्थिति, जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो अनंत से हमने अभी पढ़ा है परिभाषा में फोकस की, अनंत से दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती हैं। जो जहां मिलती हैं परावर्तित किरणें वही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वो फोकस पर बनता है। ये देखिए, ये मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आई और ये फोकस पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी या फोकस पर मिल जाएंगी, तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ये बहुत छोटा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, बिंदु आकार का बनता है, बिंदु सदृश, वास्तविक, उल्टा और छोटा। ये हमने रूल 1 लगाया। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस पर जाकर मिल जाती है, वहीं प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी स्थिति, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अब हम अनंत से खिसका के उसको आगे ले आए, तो अनंत यानी बहुत दूर और वक्रता केंद्र के बीच, इसको हम कह सकते हैं कि सी से परे, बियॉन्ड सी रखी हुई है वस्तु। ये यहां देखिए, ये दर्पण है हमारा अवतल दर्पण, ये सी से परे रखी हुई है। इससे प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो पहला रूल हम लगाएंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाती,
तो ये समानांतर आई और ये फोकस से चली गई। हमें दो ही किरणें लेना है, दो परावर्तित किरणें जहां काट देंगी वहां वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। अब हमने दूसरी किरण ली, वक्रता केंद्र C से होकर दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण, ये परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाएगी इस तरह से। तो ये दोनों कहां प्रतिच्छेद करेंगी? इस बिंदु पर। ये परावर्तन के बाद ये लौट के गई, ये परावर्तन के बाद दोनों किरणें B' पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ये पॉइंट B' है। तो यहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है A' B'। अब आप इस प्रतिबिंब को देख रहे होंगे, ये किस किस के बीच में बन रहा है? C और F के, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। आपको दिख रहा है कैसा बनता है? उल्टा बनता है, वस्तु से ये छोटा है। तो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है, C से परे है। कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा, जैसा कि आपको इस किरण आरेख में दिखाई दे रहा है, रे डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तीसरी स्थिति की बात करते हैं। अब हम वस्तु को वक्रता केंद्र C पर रखते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो, देख लेते हैं कैसे बनेगा। ये वक्रता केंद्र C पर है। पहला नियम हम वही लगाएंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाती है। दूसरा नियम लगाएंगे अब, इसका उल्टा, जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, ये देखिए फोकस से होकर जाती है, वो दर्पण पर आपतित होने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो ये समानांतर होगी, ये दोनों इस पॉइंट में मिल जाएंगी, तो यही प्रतिबिंब बनेगा। यानी दोनों प्रकाश किरणें B' पर प्रतिच्छेद करती हैं या B' पर मिलती हैं, तो वहां A' B' वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहां बनता है? वक्रता केंद्र पर ही। उल्टा बनेगा, वस्तु के बिल्कुल बराबर आकार का बनता है और वास्तविक बनता है। उल्टा होगा तो वास्तविक होगा। ये AB के ठीक बराबर होता है A' B' और ये वक्रता केंद्र पर ही बनता है। चौथी स्थिति की बात करें, अब वस्तु को हम ध्रुव के पास लाते जा रहे हैं, यानी दर्पण के ये पास आती जा रही है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित हो तो प्रतिबिंब बाहर चला जाएगा। अब हमने इसको C और F के बीच में रखा, इस AB वस्तु को। पहला नियम वही लगाएंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाती है। दूसरा नियम जो हमने अभी लगाया, फोकस से ले लीजिए। फोकस से दर्पण पर जो आपतित होती है वो परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये दोनों यहां मिल गई इस पॉइंट पे, तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा? यहां बन जाएगा। तो वक्रता केंद्र से परे बनेगा। यदि C और F के बीच में रखिए तो वक्रता केंद्र से, अब यहां से प्रतिबिंब बड़ा हो गया। आपने देखा पहले बिंदु आकार का बना जब वस्तु अनंत पर थी, जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे थी तो C और F के बीच में बना, वस्तु से छोटा बना। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर थी तो वस्तु के ठीक बराबर बना, और जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी गई तो यहां से प्रतिबिंब बड़ा होता गया, छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर बराबर, और फिर इस कंडीशन में, चौथी कंडीशन में ये बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनता है, वक्रता केंद्र से परे बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। पांचवी स्थिति की हम बात करते हैं, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु फोकस पर होगी तब मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाती है। ये पहला। दूसरा, वक्रता केंद्र C से दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण, यदि C से यह दर्पण पर आपतित होती है तो ये परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ये दोनों समानांतर किरणें हैं। ये वाली किरण जो परावर्तित किरण है और ये वाली दोनों समानांतर हैं, ये कहीं नहीं मिलती, ये अनंत पर जाकर मिलती हैं। इसलिए फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। यदि वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस पर स्थित होती है तो अनंत पर बनता है। इस स्थिति में हमने किरण आरेख में प्रतिबिंब को नहीं बनाना है, वो अनंत पर बनता है, लेकिन इस वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ये लास्ट स्थिति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रे डायग्राम यानी किरण आरेख आपको जरूर करना है। जब वस्तु ध्रुव P और फोकस F के बीच में स्थित हो, तो यहां हमने P और F के बीच में एक वस्तु रखी है, अवतल दर्पण के सामने AB। इससे प्रतिबिंब कैसे बनेगा? नियम वही लगेंगे, 4 में से 2।
मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाती है। तो ये फोकस से होकर लौट गई। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से हमने दर्पण पर डाली तो ये इसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें पीछे बढ़ाने पर ए डैश पर जाकर मिलती हैं। इस वाली परावर्तित किरण को और इस वाली किरण को हमने मिलाया तो ये ए डैश पर मिलती हैं। यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश और ये आभासी होता है, सीधा है प्रतिबिंब, वस्तु से बड़े आकार का बनता है और आभासी बनता है। इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनता है। इसीलिए इस दर्पण का उपयोग शेविंग मिरर के रूप में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पणों के रूप में किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में के सामने ध्रुव और फोकस के बीच में यानी पास रखी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है, तो चेहरा बड़ा दिखाई देता है। तो आपने देखा कि अवतल दर्पण से 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं, सभी प्रकार के बनते हैं, आभासी भी और वास्तविक भी, बड़े भी, बराबर भी और छोटे भी, सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अब इन सबको हम समराइज कर लेते हैं कि ये आपको ध्यान रखना है। अवतल दर्पण से 6 स्थितियां क्या क्या हैं? अनंत पर यदि बिंब स्थित है, बिंब की स्थिति अनंत है यानी वस्तु की स्थिति अनंत है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा, छोटा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। यदि वस्तु सी से परे रखी है, वक्रता केंद्र से परे रखी है, तो एफ और सी के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। यदि ठीक वक्रता केंद्र सी पर रखी है अवतल दर्पण के सामने, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। सबके किरण आरेख हमने अभी देख लिए हैं, ये बिल्कुल वस्तु के बराबर आकार का होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। यदि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है, तो ये सी से परे यानी वक्रता केंद्र अनंत के बीच में बनेगा, यहां से प्रतिबिंब बड़ा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा। यदि फोकस पर है बिंब, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, बड़े आकार का बनता है, वास्तविक और उल्टा। और आखिरी स्थिति में 5 स्थितियों में वास्तविक और उल्टे बनते हैं, और आखिरी स्थिति पी और एफ के बीच में यदि बिंब स्थित है, तो दर्पण के पीछे बनेगा यानी अंदर, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। कुल मिला के ये टेबल आपको ध्यान रखना है, इससे आपको 6 स्थितियों के प्रतिबिंबों की स्थिति और उनकी प्रकृति का पता लग जाएगा। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना। 2 स्थितियों में हम देखेंगे। देखिए, उत्तल दर्पण के सामने ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, उत्तल दर्पण है। यदि अनंत पर वस्तु स्थित होती है, बहुत दूर स्थित होती, तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद ये ऐसी जाती हैं, फोकस से आती प्रतीत होती हैं। तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। ये उसका रे डायग्राम है, आपको ये बनाना है। उत्तल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है, बिंदु आकार का, सीधा और आभासी बनता है। ध्यान रखिए, उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सभी सीधे आभासी होते हैं, छोटे होते हैं। इसलिए इसका उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि दृश्यता बहुत ज़्यादा होती है, दृष्टि क्षेत्र उसका अधिक होता है, पीछे की सारी चीज़ें वाहन दिख जाते हैं, तो साइड मिरर के रूप में होता है। दूसरी कंडीशन, अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में कहीं भी रखी हो वस्तु, तो दर्पण के पीछे पी और एफ के बीच में बनता है। ये देखिए, यहाँ पर वस्तु रखी हुई है ध्रुव और अनंत के बीच में, कहीं भी रखी हो, तो ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, परावर्तन के बाद ये फोकस से आती प्रतीत होती है। दूसरी वक्रता केंद्र की दिशा में जाती है, तो इसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये दोनों ए डैश पर एक दूसरे को काटती हैं, जहां हम लंब डाल देते हैं। ए डैश बी डैश इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब है। आप देख रहे हैं ये बहुत छोटा बनता है, पी और एफ के बीच में बनेगा। यहां इस सेक्शन में कहीं भी वस्तु रखी हो उत्तल दर्पण के सामने, उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। तो उत्तल दर्पण से सारे प्रतिबिंब सीधे और आभासी बनते हैं, वस्तु से छोटे बनते हैं। तो ये दोनों रे डायग्राम आपको बनाना है, किरण आरेख बनाने आते हैं परीक्षा में, तो आप इनको तैयार करिए। 6 स्थितियां अवतल दर्पण की और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की रचना। अब हम चिन्ह परिपाटी इसकी समझ लेते हैं। आप जब आंकिक प्रश्न करेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आपने अक्ष पढ़े हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष में बीच में मूल बिंदु होता है और दाईं ओर पॉजिटिव एक्सिस होता है और बाईं ओर
निगेटिव होता है। वाई अक्ष में ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है। इसी तरह का चिन्ह परिपाटी गोलीय दर्पण की गणित में है। पहली बात, बिंब या वस्तु सदैव बाईं तरफ रखी जाती है। आप दर्पण के बाईं तरफ रखेंगे, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। दर्पण पर प्रकाश इस बाईं तरफ से, आपतित प्रकाश की दिशा है, ये बाईं तरफ से डाला जाता है। एक तो बात ये हुई। दूसरी, मुख्य अक्ष के समानांतर जितनी दूरियां नापी जाएंगी वो इस ध्रुव P से नापी जाती हैं। ध्रुव P को मूल बिंदु माना जाता है। अब देखिए, इस तरफ आप जितनी दूरियां नापेंगे, वस्तु रखी हुई है तो वस्तु की दूरी u, ये अवतल दर्पण के सामने ऋणात्मक होगी। इस तरफ प्रतिबिंब मान लो बनना है तो यहां नापेंगे आप P से तो ये पॉजिटिव रहेगा। ऊपर नापेंगे तो ऊपर की ओर पॉजिटिव होगा, नीचे नापेंगे तो निगेटिव होगा। तो ध्रुव से नापते हैं। मूल बिंदु P के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक इस तरफ और बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जो नियम है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर नापी गई सभी दूरियां धनात्मक और नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। यही कारण है अवतल दर्पण की फोकस दूरी इस तरफ आती है तो ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण का फोकस इस तरफ आता है तो वो धनात्मक होती है फोकस दूरी। देखिए, वस्तु की दूरी को हम दर्पण से वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं, u लेटर से, और प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v का मान ऋणात्मक होगा और आभासी के लिए v धनात्मक होगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जितने बनेंगे वो इस तरफ बनेंगे, उल्टे बनेंगे। तो ये इस तरफ क्या है दूरी? P मूल बिंदु है, ऋणात्मक एक्स अक्ष है, यानी ये ऋणात्मक आएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनते हैं, दर्पण के पीछे बनते हैं। यहां जैसे छठी स्थिति में बना था तो v उसके लिए क्या आएगा? धनात्मक आएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, जैसा कि मैंने बताया इस तरफ फोकस होता है उसका, तो यहां जो फोकस दूरी आएगी वो क्या आएगी? ऋण आएगी। यदि कैपिटल F यहां है तो PF की वैल्यू क्या होगी? ऋण होगी। और यहां फोकस होता है उत्तल दर्पण का तो वो फोकस दूरी उत्तल दर्पण की क्या होती है? धनात्मक होती है। अब दो सूत्र इसमें हैं, दर्पण सूत्र U, V और F में संबंध। 12th में इसका डेरिवेशन है, लेकिन 10th में आपको इस सूत्र को पढ़ना है। इसी से सवाल बहुत सारे आंकिक प्रश्न आपको करना है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V और फोकस दूरी F में संबंध बताने वाले समीकरण को दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण कहते हैं। क्या है वो? वो है 1/f बराबर, ये f फोकस दूरी स्मॉल f है, बराबर 1/u प्लस 1/v। ये वस्तु की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी, ये फोकस दूरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा। सारे हम न्यूमेरिकल इसी से करेंगे। एक बात ध्यान रखना है, जब आंकिक प्रश्न करें तो ज्ञात राशियों को आप चिन्ह सहित रखें, अज्ञात राशि अपने आप चिन्ह के साथ आ जाएगी। आंकिक प्रश्नों को हल करते समय ज्ञात राशियों के मान चिन्ह सहित रखना चाहिए तथा अज्ञात राशि का मान हल करने पर चिन्ह सहित प्राप्त हो जाएगा। अब हम एक और चीज करते हैं, आवर्धन या रेखीय आवर्धन। देखिए, वस्तु का प्रतिबिंब जैसे अवतल दर्पण में बराबर भी बनता है, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है। तो आवर्धन होता है प्रतिबिंब का गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, आकार, इनके अनुपात को आवर्धन या रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। यदि बिंब या वस्तु की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो आवर्धन आएगा h डैश अपॉन h। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई m बराबर h डैश अपॉन h। इस सूत्र को भी ध्यान रखिएगा। इसी का संबंध वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी से इस प्रकार है कि m h डैश अपॉन h के बराबर होता है और वो माइनस v अपॉन u के बराबर होता है। दर्पण में ये माइनस आता है, लेंस में ये माइनस नहीं आता। इसको 12th में जाके आप प्रूफ भी करेंगे। तो ये दोनों सूत्र m के हैं, h डैश अपॉन h, v और u दिया है तो उससे भी आवर्धन निकल जाएगा। v में u का भाग दे देंगे और ये ऋणात्मक चिन्ह आएगा। तो इससे हम करेंगे। अब हम अवतल दर्पण के लास्ट में उपयोग देख लेते हैं। अवतल दर्पण के कुछ उपयोग हैं शेविंग मिरर के रूप में। ये दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, क्योंकि P और F के बीच में जब वस्तु होती है तो बड़ी दिखती है, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसमें यूज किया जाता है। डेंटिस्ट दांतों का जब अवलोकन करते हैं या
दूसरे अंगों की जांच करते हैं तो वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। डॉक्टर अपने माथे पर एक बेल्ट लगाए रहते हैं, उसमें एक दर्पण लगा रहता है जिससे लाइट निकलती है, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक स्थान पर केंद्रित कर देता है, तो उनको उस अंग को, उस पॉइंट को देखने में आसानी हो जाती है, नाक, कान, गले आदि अंगों की जांच करने में। सर्च लाइट में, कार या वाहन की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, प्रकाश की किरणों को केंद्रित कर देता है। इसलिए दूरदर्शी में, सोलर कुकर में, सौर भट्टियों में प्रकाश को केंद्रित करने में, जहां प्रकाश को इकट्ठा करना है, प्रकाश की किरणों को जहां इकट्ठा करना है, केंद्रित करना है, वहां क्या होता है, अभिसरित करना है, वहां अवतल दर्पण का उपयोग होता है। टार्च में, सर्च लाइट में। उत्तल दर्पण में, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, इसका मुख्य उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण में सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यह अधिक दृष्टि क्षेत्र दिखाने में सक्षम होता है, पीछे का बहुत बड़ा एरिया दिख जाता है, इसलिए आसानी होती है। दूसरा, सड़क पर लगे बल्बों के परावर्तक के रूप में, जिससे प्रकाश अधिक क्षेत्र में फैल सके, यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है। फोकस से आपने देखा होगा प्रकाश की किरणें फैलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए जहां फैलाना हो वहां उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। देखिए, ये प्रतिबिंब दूर तक का उत्तल दर्पण में दिखाई दे जाता है, तो ये परावर्तक के रूप, इसमें साइड मिरर के रूप में वाहनों की गाड़ियों में होता है। अब आपने आज जो कुछ परावर्तन को, मैं समझता हूँ पूरा चैप्टर आपने कर लिया है, केवल आपके न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न रह गए हैं, उनको किसी वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा, आपके लिए लेके आऊँगा। लेकिन आपके अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं। प्रकाश के परावर्तन क्या है, इसके नियम लिखिए। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को समझाइए। गोलीय दर्पण के अंतर्गत निम्न पदों को समझाइए, यानी आपको डेफिनेशन देना है। ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या और द्वारक की। अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु उसके ध्रुव और फोकस के बीच में रखिए, उसके प्रतिबिंब की स्थिति का किरण आरेख बनाकर प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति बताएं। ये लास्ट वाली छठवीं स्थिति है, जब वस्तु P और F के बीच में है, उसका किरण आरेख आपको बनाना है और गोलीय दर्पणों के प्रमुख उपयोग लिखना है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको परावर्तन पूरा समझ में आ गया होगा, ऐसी मेरी आशा है। तो थैंक यू वेरी मच।